हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न। प्रिय विद्यार्थियों, बताइए, पहले तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आपको हिंदी के पाठ या कविताएं या जो भी हम आत्मकथात्मक पाठ पढ़ रहे हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि पाठ का वीडियो देखते समय या कविता का वीडियो देखते समय आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी माइंड में आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब भी आपके कमेंट्स देखूंगी तुरंत उनके रिप्लाई करूंगी। तो किसी भी तरह से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई से संबंधित अब आप चिंता छोड़ दीजिए और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, हर एक विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया? और जिसमें आपको, चाहे आप घर में हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप सिर्फ 1-2 दिन ही देख सकते हैं या इतने घंटे के लिए ही देख सकते हैं। आप 24/7 कभी भी देख सकते हैं जब आपका मन चाहे। इसलिए वीडियोस को ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम आप सभी तक बेस्ट स्कूल एजुकेशन पहुंचा सकें। हम घर घर में जाकर बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और आशा करती हूं कि आप बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से सचेत हो चुके हैं और वीडियो देखने बैठ गए हैं। आज मैं लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक किसलय का पाठ 19 आर्यभट्ट। इसके करेंगे हम प्रश्नोत्तर। आशा करती हूं आपने पहला वीडियो देख लिया है जिसमें हमने आर्यभट्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, देखा और समझा। और हमने ये भी जाना था कि भाई गणितज्ञ सॉरी कि गणित की समझ रखते हैं, ज्योतिषी की समझ रखते हैं, साथ ही साथ कितनी कम आयु में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। समाज के जो रूढ़िवादी सोच थी या कुछ जो धारणाएं थीं, कुछ मान्यताएं थीं, उनका खंडन किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे तथ्यों के आधार पर व्यक्तियों के मन से, मस्तिष्क से उन रूढ़िवादी विचारों को हटाया। ये प्रयास किया कि ये जो भी चला आ रहा है, जिस भी ढर्रे में हम आ रहे हैं, वो सही नहीं है। किसी भी बात को हमें सिर्फ सुनकर ही उस पर विश्वास नहीं करना है। जब तक हम किसी बात के तथ्य तक नहीं पहुंच जाते, गहराई तक नहीं पहुंच जाते, उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच, हमें उस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो ये आर्यभट्ट जी का कहना था। अब हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में किस तरह के प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सत्य तथा गलत के सामने असत्य लिखिए। अब बताना है बेटा आपको, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है और जिसने नहीं देखा उनसे मैं ये कहूंगी कि पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लो। आप फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई नई जानकारियां मिलेंगी। तो जहां कहीं भी कुछ सीखने को मिले, कुछ नई जानकारियां मिले, वहां से अपने आप को पीछे कभी मत हटाना। तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखो जिसमें व्याख्या की गई है और उसके बाद फिर ये प्रश्नोत्तर वाला देखो। पहला है, बताना है आपको कि सत्य है या असत्य। पहला, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे। बताओ। असत्य मतलब ये गलत है, किसान नहीं थे। चलो भैया ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो तो एक ज्योतिष और गणितज्ञ थे। दूसरा, वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। सत्य या असत्य? सही है, तो ये है असत्य। तीसरा, आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सत्य है? ठीक है, देखो बिल्कुल। अब चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है। किससे कहां तक? चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है। चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य क्या एक निश्चित अवधि होती है? क्या निश्चित समय सीमा होती है? तो बिल्कुल होती है। बहुत सोच समझकर हमें हर एक प्रश्न का जवाब देना होता है। जब कहीं बात इस तरह के प्रश्नों की आए, सही गलत या सत्य असत, MCQs टाइप, जो 4 विकल्पों में से एक सही चुनना होता है, तो बड़े सोच समझकर आपको उत्तर देना होता है, क्योंकि पूरी यहाँ पर यदि हम बात करें तो परीक्षाओं में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। यदि सही लिखा तो 1 नंबर हमारा पक्का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब हमको सत्य असत नहीं बताना है, बल्कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। ये भी एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला, आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था? क्या आर्यभट्ट भी जो पहले के लोग थे, जिस तरह से उसको धर्म से जोड़ते थे, पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ते थे, क्या आर्यभट्ट ने भी उनकी बातों को माना? क्या आर्यभट्ट ने भी उन्हीं रूढ़िवादियों का पालन किया? नहीं किया, क्योंकि आर्यभट्ट का मानना था कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जब मान लो ये सूरज है, ठीक है, सूरज से किरणें आ रही हैं, और ये मान लो चंद्रमा है, चांद है, और ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो वे क्या कहते थे कि जब चंद्रमा की छाया, अब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद है, तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, मतलब अब ये तो अपनी धुरी पर घूमता है, तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण। ये उन्होंने कहा है, और इस तथ्य को आप याद रखो, इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना। क्या है बेटा? जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, एक बात याद रखोगे तो दूसरी अपने आप आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। किसकी छाया किस पर? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण। क्लियर? चलो अगला है, आर्यभट्टीय किन विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है? किन विषयों पर लिखा गया है मुख्य रूप से आर्यभट्टीय? बताओ किन विषयों पर? तो आर्यभट्टीय खगोलीय ज्ञान, गणित और ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। खगोलीय, गणित और ज्योतिष, 3 बातों पर, खगोलीय ज्ञान, गणित ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान पर आधारित है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, जिसको आर्यभट्टीय भी कहते हैं, वो खगोलीय ज्ञान, गणित ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान पर लिखा गया ग्रंथ है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप इसको पढ़िए जरूर। कितने बच्चों ने कोशिश की कि चलो सर्च करते हैं, आर्यभट्टियम को पढ़कर देखते हैं, जिसमें खगोल ज्ञान क्या है, गणित ज्ञान क्या है और ज्योतिष ज्ञान क्या है। आर्यभट्ट ने किस तरह से इन तीनों के बारे में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म
जानकारी दी है जिसके माध्यम से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। 21 श्लोक भी हैं उसमें, कोई बहुत मोटा सा कई सैकड़ों पृष्ठों का या पेजों का ग्रंथ नहीं है। कितने हैं? लगभग 242 पंक्तियां और 21 श्लोक, है ना? ऐसा ही कुछ है ना? तो अब इसमें खगोलीय ज्ञान, गणित ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दी गई है। इसी पर आधारित ये ग्रंथ है। अगला प्रश्न आया, रवि मार्ग किसे कहते हैं? रवि मार्ग किसे कहते हैं? आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो आकाशीय पिंड रहते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस मार्ग से आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं उसी को रवि मार्ग कहते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। और सूर्य किसका पर्यायवाची है? रवि का। मतलब सूर्य का पर्यायवाची है ना रवि। तो जिस मार्ग से आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं उस मार्ग को ही रवि मार्ग कहते हैं। क्योंकि जो मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और जो आकाश के पिंड हैं छोटे छोटे वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये जो मार्ग है उसको ही रवि मार्ग कहते हैं। मार्ग मतलब रास्ता। तो ये जो मार्ग है उसको ही रवि मार्ग कहते हैं, जहां से ये आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिस मार्ग से आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उस मार्ग को रवि मार्ग कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो अगला, आर्यभट्ट ने जब आर्यभट्टीय की रचना की थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? बताओ। हाँ, हमने बहुत अच्छे से उस, अब यहाँ पर आपको उत्तर तो दिख रहा होगा, लेकिन प्रथम वीडियो जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का आया है उसमें हमने बहुत अच्छे से उस उम्र को अंडरलाइन किया था, जहाँ तक कि पूरा बॉक्स बनाया था और उस उम्र को किसी और प्रसिद्ध व्यक्ति की उम्र के साथ जोड़ा भी था। कौन सी उम्र थी? 23 वर्ष की। ठीक है, तो यहां पर मात्र 23 वर्ष की आयु, ठीक है, और इस 23 वर्ष की आयु से हमने एक और कौन सी महान हस्ती को जोड़ा था? हाँ, अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो बातें हैं और जो आयु है, जो उनकी वीर गाथाएं हैं, वो आर्यभट्ट से पूरी तरह से मेल खाती है। खास तौर से यदि हम बात करें 23 वर्ष की आयु की, तो आर्यभट्ट मात्र 23 वर्ष के थे तभी उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिस उम्र को कहा जाता है अरे अभी तो ये खेलने कूदने की उम्र है, बच्चे हैं, अभी उनमें कहां से जिम्मेदारी आएगी। 24 वर्ष के बाद थोड़ी जिम्मेदारी आनी शुरू होती है, और यहां देखो आप। ठीक है, तो ये कभी भी आप ये मत सोचना कि अभी तो हम 7th क्लास में हैं, अभी तो हम छोटे हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। किसी भी कार्य के लिए बाद में कुछ नहीं होता। जो करना है अभी करना होगा। अगला, अब हम देखते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न। लिखा है विज्ञान धन इक, आ जाता है वैज्ञानिक। इसी तरह इक प्रत्यय जोड़कर अन्य कुछ शब्दों का निर्माण कीजिए। विज्ञान धन इक
तो हो गया वैज्ञानिक। और बताइए, उत्तर तो हम देख ही लेंगे, क्या और कुछ है? कौन कौन से ऐसे? वैज्ञानिक, राजनैतिक, राजनीति, ऐसा होता है क्या? राजनैतिक कैसे लिखेंगे? क्या और कुछ है? तो देखो यहां आ जाएगा दर्शन, ये प्रत्यय है, इक, सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? बता देती हूं आपको। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश अर्थात पूरा शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, टुकड़ा होते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये पीछे लगा है ना, बाद में लगा है, मतलब प्रत्यय है। दर्शन धन इक, दार्शनिक। साहित्य धन इक, साहित्यिक। साहस धन इक, साहसिक। परंपरा धन इक, पारंपरिक। भूगोल धन इक, भौगोलिक। देखो यहां पर मात्रा कुछ इस तरह की थी, लेकिन एक प्रत्यय लगने के साथ साथ भौगोलिक हो गया, तो ये आपको याद रखना होगा। शब्दिक, शाब्दिक, वहां छोटा शा था लेकिन यहां पर बड़ा शा आ गया। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एक प्रत्यय लगने के साथ साथ उनका रूप बदल गया और साथ ही साथ उनका एक नया अर्थ भी हम सब के सामने आ गया। आया समझ में? अब है अगला, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है उपग्रह, दूसरा उद्योग, तीसरा भौगोलिक, चौथा नैतिक और अगला है पृथ्वी। तो उपग्रह, उपग्रह से संबंधित हम क्या बनाएंगे? उपग्रह बड़े ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह, छोटे ग्रह, उपग्रह, उप मतलब सब होता है। उद्योग, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना चाहिए। कई जगह कुटीर उद्योग आम जनता के लिए सहायता का केंद्र बने हुए हैं। ठीक है। भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान भूगोल में मिलता है, जियोग्राफिकल कंडीशन, जिसको भौगोलिक स्थिति कहते हैं। नैतिक, हमारे नैतिक कर्म समय पर होना चाहिए, जिनको मोरल वैल्यूज कहा जाता है। और नैतिक कर्म, जो नैतिक मूल्य रहते हैं, वे हमें हमारे परिवार से, हमारे विद्यालय से, और पहला तो हमारा विद्यालय घर ही होता है, परिवार ही होता है। तभी तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका यदि अच्छा करेंगे तब भी क्रेडिट जाएगा कि क्या, मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल लें कि हाँ भाई शर्मा जी का लड़का तो बड़ा अच्छा है यार, कितना संस्कारी है। कभी शर्मा जी मिल जाएंगे तो शर्मा जी क्या संस्कार दिए हैं आपने, बेटा राहुल तो बड़ा अच्छा है। और उसके विपरीत यदि हो, क्या पता क्या सिखाया है माँ बाप ने। तो बेटा कुछ भी कार्य करने से पहले आपको सोचना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कोई हमें नहीं ठहरा रहा है, बल्कि प्रश्न चिन्ह हमारे माता पिता पर लग रहा है, हमारी परवरिश पर लग रहा है। इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे सद्विचारों के साथ, अनुशासन के साथ, नैतिकता के साथ आपको अपना जीवन जीना होगा। जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, जहाँ कहीं कोई आपको ऐसा लगता हो कि अब मैं क्या करूँ, भ्रम हो रहा है मुझे, मैं थोड़ा भ्रमित हूँ, तब आपको चिंतित नहीं होना है। आपको अपने बड़ों से राय लेनी है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अक्ष मतलब अंग्रेजी में जिसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को आ के उच्चारण में अंतर पर ध्यान देते हुए बोलिए। कहीं छोटा आ है, कहीं बड़ा आ है। आ, जैसे लिखा है, ये क्या है? छोटा आ। यहाँ क्या है? बड़ा आ। यहाँ क्या है? छोटा आ। यहाँ क्या है? बड़ा आ, बड़ा आ, छोटा आ, छोटा अ, बड़ा आ, छोटा आ। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? अनुभव।
कैसे पढ़ेंगे? अनुभव। और आकाश, आकाश समय ज्यादा लगेगा क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ, छोटा और बड़ा। अनुपम, आकाश, अनेक, हम ये नहीं कहेंगे अनेक, अनेक, ठीक है। फिर है, हम ये नहीं कहेंगे आकार, हम क्या कहेंगे? आकार, आकार। आधुनिक, आधुनिक नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे बेटा? आधुनिक, क्योंकि यह छोटा ऊ की मात्रा है तो हम आधुनिक नहीं कहेंगे। आधुनिक, धा में भी छोटा ऊ है, ना में भी छोटी है, का भी छोटा है, सिर्फ आ ही बड़ा है तो हम क्या कहेंगे? आधुनिक, ठीक है, आधुनिक। अब है अपितु, अपितु, छोटा अ, छोटी पी, छोटा तू, अपितु, अपितु। अनुपम, आर्यभट्ट, अनुसंधान। अब इनको हमको अलग अलग करके लिखना है। यहां हमने लिख दिए छोटे आ वाले और इस साइड हमने लिख दिए बड़े आ वाले। अनुभव, अनेक, अपितु, आकाश, आकार, आधुनिक। अनुपम, अनुसंधान, अयोग्य, अमर। आर्यभट्ट, आधार, आयोग, आमरण। हमें बड़ा जो ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो हमारे उच्चारण करते समय क्लियर हो जाए कि जैसे हम डिक्टेशन वर्ड्स जानते हो ना, यदि मैं आपसे कहूं कि चलो लिखकर बताओ मुझे पृथ्वी, तो आप सुनोगे कि मैं क्या बोल रही हूं। यदि मैं आपसे कहूं लिखकर बताओ गृह, तो आप तुरंत लिख दोगे ऐसा। मैंने बोला गृह, ग्रह नहीं, ये है ग्रह, इसका अर्थ होता है प्लैनेट या नक्षत्र। लेकिन मैंने तो आपसे बोला कि लिखो गृह, इसका अर्थ होता है घर। तो इसमें उच्चारण में क्या फर्क आया? यहां जो है ये, इसमें अ का साउंड है और ये जो है इसमें ई का साउंड है, क्योंकि इसमें ऋषि की मात्रा है, गृह। समझ में? गृह, ऋषि, ऋषि, ऋषि की, ऋषि ऐसे लिखते हैं ना हम, ये है ना हमारा ऋषि, ये मात्रा लगी है ना यहां पर, तो ऋषि, ऋषि, ई साउंड आता है। तो इसीलिए हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखेंगे भी सही। समझ आया बच्चों? चलो, बहुत बढ़िया। आशा करती हूं सुना है तो समझ में अवश्य आया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखें। जब भी मैं आपके कमेंट्स देखूंगी उनके उत्तर जरूर दूंगी। बस आपसे इतना जरूर कहूंगी कि बने रहो हमारे साथ। आप सभी को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की तरफ से 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। आप बिंदास तरीके से वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो। बाय बाय। थैंक यू सो मच।